गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जितने वीडियोस हमारे चले हुए थे 11th क्लास के लिए, उसमें हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया था और जीओसी के बारे में हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली थी। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था, रेजोनेंस पढ़ लिया था। अब उसी में से एक और टॉपिक है जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। जितना इंडक्टिव इफेक्ट का यूज है उतना ही हाइपर कंजुगेशन का भी यूज होता है। हाइपर कंजुगेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अगर आप ये नहीं जानते कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है तो ये हाइपर कंजुगेशन आपकी समझ में नहीं आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे पहचानेंगे। जो कंपाउंड है जैसे कि इफ या अल्फा हाइड्रोजन होती क्या है, तो पहले हमें अल्फा कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा, फिर हम अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जान सकते हैं। अल्फा कार्बन क्या होती है? दैट कार्बन विच अटैच्ड विद द any functional group डायरेक्टली। कोई भी ऐसी कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं उसे क्या कहेंगे? हम अल्फा कार्बन कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये कंपाउंडर आपसे कहा जाए इसमें अल्फा कार्बन कितनी होंगी, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने अल्फा कार्बन होंगे। यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एल्कीन है। जब एल्कीन है तो हमें इसमें देखना है कि इसमें कितनी अल्फा कार्बन रहेंगे। तो देखिए अल्फा कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 4 अल्फा कार्बन है, 1 2 3 4। और जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैचेस अल्फा कार्बन के साथ उन्हें क्या कहेंगे आप? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो 3 इसमें है, 3 इसके साथ अटैच है, 3 इसके साथ और 3 इसके साथ। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको बताइए कैसे देखना है, उससे आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। तो इन सबके पास क्या है? एक हाइड्रोजन अटैच है। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो यहां पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कहा जाए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से अगली कार्बन की अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इससे अगली कार्बन कौन सी होगी? ये वाली अल्फा कार्बन होगी। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, कितने हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ? 3। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें हम अल्फा हाइड्रोजन देखनी है। जैसे दे रखा है COH CH3, तो यहां पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? तो आप देखिए यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितनी है? 3। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो अगली कार्बन उसे क्या कहेंगे आप? अल्फा कार्बन कहेंगे। और जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है उन्हें क्या कहेंगे आप? हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब जैसे आपको कहा जाए भी ये कंपाउंड है, इसमें बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए ये वाली कार्बन भी अल्फा कार्बन, ये वाली कार्बन भी, ये वाली। इनके पास देखिए टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच है। तो आप देखेंगे इसके पास 8 हाइड्रोजन आएंगी, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर कोई कंपाउंड इस तरह से आपको दिया जा रहा है,
और कहा जाए इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन, तो देखिए ये कार्बन हो गई, CH3 ग्रुप हो गया। इसे आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं कह सकते क्योंकि ये तो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ ही अटैच है। फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो आप उसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। उससे अगली वाली जो कार्बन है यानी फंक्शनल ग्रुप से अगली वाली जो कार्बन है उसे आप अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहेंगे उन्हें आप अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इससे अगली वाली की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है CH3 और ये ग्रुप क्या रहेगा CH2 CH3। तो काउंट करिए इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे हो गई, 3 यहाँ पे हो गई, 2 यहाँ पे हो गई, कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, 8 अल्फा हाइड्रोजन इसमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, बेंजीन के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती क्योंकि बेंजीन के अंदर आपको कभी अल्फा कार्बन ही नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे क्यों, कैसे नहीं मिल सकते, हम तो ढूंढ के रहेंगे। तो आप समझिए यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ठीक है, ये दोनों कार्बन भी डबल बॉन्ड से अटैच, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच। तो यहां पर कोई कार्बन ही हमें ऐसी नहीं मिली जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट हो या आप ये कह सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच ना हो। तो सीधी सी बात है यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब और भी देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। जैसे बीच वाले कार्बोकैटायन है तो इससे अगली वाली कार्बन को भी आप अल्फा कार्बन ही कहेंगे। जब आप इसे अल्फा कार्बन कहने वाले हैं तो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उन्हें क्या कहेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कितनी अल्फा हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, 9 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। अगर इसकी जगह पे फ्री रेडिकल भी होता, आप अब तक कम से कम फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के बारे में तो जान चुके होंगे। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। और इफ एनी कार्बन कंटेन्स रेडिकल इट इज कॉल्ड एज ए फ्री रेडिकल एंड दैट फ्री रेडिकल इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कैसा होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं इसमें भी इस बीच वाली ग्रुप को क्या माने, बीच वाले कार्बन को आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ये 3 क्या है इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी टोटल, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें अब आपके माइंड में क्लियर हो रही होंगी, किसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, हाइपर कंजुगेशन के बारे में मैं चीजें बता रहा हूं। लेकिन अभी तक हम हाइपर कंजुगेशन के तक पहुंचे नहीं है, अभी तक सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन की। तो अब वो चीजें मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूं कि अल्फा हाइड्रोजन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन का ही पूरा खेल होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो हाइपर कंजुगेशन नहीं। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो वो समझिए। तीन तरह के हमें हाइपर कंजुगेशन पढ़नी है। पहला जो हाइपर कंजुगेशन आएगा वो आएगा हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। दूसरा पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। तीसरा पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हाइपर कंजुगेशन, सर उसे तो भूल ही गए कार्बो एनाइन को, इन कार्बो एनाइन। तो कार्बो एनाइन के बारे में आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। लेकिन आपको हाइपर कंजुगेशन इन कार्बो एनाइन के बारे में नहीं पढ़ना। अब आप कहेंगे सर इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं कार्बो एनाइन में, इन तीनों में हाइपर कंजुगेशन होता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। जब कार्बोकैटायन की बात आएगी तो यहां पर भी एक पॉइंट आएगा कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन इसमें होता है। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जैसे कि हाइपर कंजुगेशन किस तरह से होती है। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसे आप बाकर-दातन इफेक्ट भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे डिस्कवर किया था। इसे आप नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, CH3 CH2 दे रखा, CH2 पॉजिटिव। कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं आपके लिए। इसे हम सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहते हैं। इस सिग्मा पी वाला भी आपकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में बता दूंगा मैं क्या होता है सिग्मा पी रेजोनेंस। तो पहले CH3 और क्या दे रखा है, CH2 पॉजिटिव। किस तरह से होगा इनमें हाइपर कंजुगेशन वो देख लीजिए। देखिए ये हाइपर कंजुगेशन है, हुआ कैसे वो समझिए। थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस एग्जांपल को लेकर के। मान के चलिए इस वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन थी, 3। मानना क्या है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3। तो देखो एक तो ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगी, और आप जानते हैं हाइड्रोलिटिक क्लीवेज में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर आप इस वाले को होगा तो इसी तरह से, तो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरह से हुई रिएक्शन और किस तरह से हाइपर कंजुगेशन हुआ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। जैसे रेजोनेंस हम शो नहीं करते नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आपको शो करने की जरूरत नहीं। बस अपने माइंड में रखना है किस तरह से हाइपर कंजुगेशन हो रहा था। तो आप पता चल गया होगा यहाँ पे कैसे चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ये था, ये बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था। नेगेटिव पॉजिटिव ने आपस में बॉन्ड बना दिया। तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और H पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके बहुतों के माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर क्या ये पॉसिबल है कि जो हाइपर कंजुगेशन है इसे भी हम डबल साइडेड एरो से सेपरेट आउट करते हैं। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इसमें कि सर एक बात ही बताइए कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है एक्चुअली ये बाकी हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी क्या, बस ये वाली हाइड्रोजन ही करेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सभी हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी स्ट्रक्चर और भी बन सकती है, H, फिर क्या आएगा CH, यहां पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, CH2। एक और बन सकता है इसका स्ट्रक्चर HCH पॉजिटिव, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार ये वाली हाइड्रोजन जा सकती, इसका बॉन्ड टूट सकता है, एक बार इसका टूट सकता है, एक बार इसका टूट सकता है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है, 3 इसमें स्ट्रक्चर बन सकती है। हम इस वाली स्ट्रक्चर को जो इनिशियल स्ट्रक्चर होती है उसे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि किसी में कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी, तो जितनी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ही उसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनती है। एडवांस वाले वो क्वेश्चन है। तो कितनी है इसमें 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, 3 ही इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी।
तो ये पता चल गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी, तो वो आपको पता चल जाना चाहिए। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, किसके बराबर आएंगी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आपने देख लिया है कि किस तरह से कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन होता है। कार्बोकैटायन में किसमें हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है आपको? हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोएनाइन। सॉरी, कार्बोएनाइन में तो होता ही नहीं है, फ्री रेडिकल में पढ़ना है। अभी आप एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन की, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं वो, हमें इन तीनों चीजों को अब पढ़ना पड़ेगा। देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी इनिशियल फेज में होंगे, अभी इंडक्टिव इफेक्ट पे होंगे, तो जल्दी से जल्दी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन तीनों की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। और वहां पर मैं बताऊंगा कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको फिलहाल मैं बता देता हूँ कि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रांग होता है। रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव होता है। तो हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल की हम बात कर रहे थे, किस तरह से होगी, इसके लिए भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका रेडिकल वाले के अगर हम केस लेते तो फिर मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूं किस तरह से होगी। आप समझ में आ रहा है कि इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि होमोलिटिक क्लीवेज में जो मैं आपको बताने भूल गया था, जब मैंने होमोलिटिक क्लीवेज करवाई थी, इसे हम फिश लाइक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम फिश लाइक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि होमोलिटिक क्लीवेज को या होमोलिटिक फिजन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम फिश लाइक एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको लिख लेना है नोटबुक में। अब क्या होगा कि हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक बाइंड आपकी सेट हो गया होगा कि एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे एक रेडिकल आ रहा है, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे एक ऑलरेडी रेडिकल है। ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो समझने में कि हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी कैसे बने। तो यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है, तो क्या होगा, ये रेडिकल और रेडिकल क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। ये क्या आ जाएगा, CH2। अब आप में से बहुत ही कह सकते हैं सर आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, तो क्यों कहते हैं इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस? ऐसी क्या खासियत होती है कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं? तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब होता है, देखिए इस वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ्री रेडिकल इसके साथ है। तो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड इस हाइड्रोजन को अपने पास क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपने पास अट्रैक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा कर। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। और इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो इसे अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा, H रेडिकल इस तरह से आएगा। एक और अगर आप बनाएंगे तो इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकती है। तो यह आपको पता चल गया किस तरह से आप हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे रेडिकल की।
और कार्बोकैटायन की कैसे बनाएंगे। एक लास्ट रह गया इसमें कि हम हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर एल्कीन की कैसे बनाएंगे। सभी चीजें आपको माइंड में रखनी है, हर एक टॉपिक इंपोर्टेंट है। और अभी तो आप ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर की शुरुआत हुई है, आप खुद समझिए कि कितना बड़ा चैप्टर होगा। ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो अभी तो आप बेसिक्स में चल रहे हैं। और जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, ये टॉपिक आपके सीबीएसई से एडवांस लेवल तक करवा रहा हूं, यानी कि आईआईटी एडवांस। नीट भी इसमें इन्वॉल्व है, मेंस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं सभी चीजें इन्वॉल्व करके चल रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमें कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, आपका सपना है आईआईटी से बीटेक करने का, आपका सपना है नीट को क्रैक करने के बाद फिर एमबीबीएस करने का, तो मैं हर एक चीज को सामने लेकर के चल रहा हूं किस तरह से रिएक्शन होंगे। क्योंकि अगर हम सीबीएसई लेवल पे बात करते तो मैं सीबीएसई लेवल पे भी चीजें इतनी बड़ी रहेंगी, लेकिन सीबीएसई लेवल पे मुझे आपको ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं क्लियरली कि क्या यहाँ पे कौन सी दिक्कत आपको आ सकती है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आएंगी और इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और अगर आपको पता नहीं चले तो इस बार आप देखेंगे जुलाई में मेंस के एग्जाम होंगे, वहां पे और भी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CH3, अब बात कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, तो कैसे होगा। ज्यादा बड़ा ना करते हुए ऐसे हम इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरह से कंपाउंड आपको दे रखा है और आपसे कहा जाए इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा। CH3 ग्रुप दे रखा है आपको इसमें, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 3। तो इसे थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ये दिया हुआ किस तरह से इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा वो समझो। फिर वही तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूं। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आएगा नेगेटिव। और ध्यान समझना कहाँ पे बॉन्ड बनेगा कहाँ पे नहीं बनेगा। देख लीजिए HCH पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दे रखा H, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 नेगेटिव। तो आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं थी, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से इसमें रिएक्शन होगी, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन इसमें से जाएगा, जैसे कि ऑल ओवर में भी हो रहा था। तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो कैसे लिखेंगे आप इसे, CH पॉजिटिव, H CH CH2 नेगेटिव। उससे अगली वाली हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, CH H और यहां पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव। तो ये हाइपर कंजुगेशन हो गया किसमें, एल्कीन में। इसे आप सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का ही क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो सकता है। तो इसे आप सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसमें रिएक्शंस हो रही है, किस तरह से हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, वो आप देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें कि इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या रहेंगी। बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानना।
पहली अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, देखो एप्लीकेशन के लिए हमें बहुत सी चीजें जानना जरूरी है, लेकिन एक छोटी सी एप्लीकेशन तो मैं आपको बता ही सकता हूं इसकी। लोड द अल्फा हाइड्रोजन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब क्या है, जितनी अल्फा हाइड्रोजन रहेंगी उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये पॉइंट क्या क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अगर आपको एक कंपाउंड दिया हुआ इस तरह से, देखिए अगर आपसे कहा जाए भाई इस वाले केस में, देखो आगे तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीजें बताऊंगा और भी इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा हाइपर कंजुगेशन के लिए, लेकिन फिलहाल मैं छोटी सी एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको। हमें तीनों की ही एप्लीकेशन पढ़नी है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव और रेजोनेंस, तीनों के साथ लेके चलेंगे। फिलहाल इसे देख लीजिए, यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3, 6, 2 और 2, 8, कितनी हो जाएंगी, 8 और 2, 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन होगी। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2, 5 और 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितनी रहेंगी, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगी उसी की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी डबल बॉन्ड की, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए भी कंपेयर करो स्टेबिलिटी का डबल बॉन्ड में, तो फिलहाल तो आपको क्या देखना है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी, बहुत सी और भी चीजें रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं। आप देख रहे हैं जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 12 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर देखें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे इसमें, 3 और 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता चल गया होगा किसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जितनी अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था रेजोनेंस में, उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और हाइपर कंजुगेशन किस पे डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे। अगर आपने अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट कर लिए तो आप इजीली स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें पता लगाना चाह रहे हैं आप, तो देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा 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 अल्फा, काउंट कर लेना। इसकी अगर हम बात करते तो अल्फा ये हो गई, अल्फा ये हो गई, अल्फा ये हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2, 2, 4 और 1, 5। तो इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसकी अगर हम बात करेंगे, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। इसमें भी आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं।
यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन 1। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी अल्फा हाइड्रोजन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कितने यहाँ पे 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी अगर हम बात करते हैं 2 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, तो आपको पता चल गया होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका क्या है। इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी है 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है 2। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या आएगा। तो इस तरह से आप एग्जांपल्स देख करके पता लगा सकते हैं कौन सा अल्फा कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बहुत सारी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। हाइपर कंजुगेशन की बहुत सी चीजें रह रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह रहे हैं जो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे।